बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जो कि मुंबई से आ रही है। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग मुनक्किद की गई है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस विधान भवन पहुंच चुके हैं। सुबह से ही लीडरान के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस विधान भवन पहुंचे हैं। तमाम मुंतखब अरकान भी विधान भवन में मौजूद हैं। दूसरी जानिब मातोश्री में शिवसेना की भी मीटिंग जारी है। तो महाराष्ट्र में जहां एक तरफ ये सवाल लगातार बरकरार है कि कौन होगा महाराष्ट्र का वजीर आला, वहीं बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग आज मुनक्किद की गई है। इस मीटिंग में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस शिरकत करने के लिए विधान भवन पहुंच चुके हैं। तमाम मुंतखब अरकान भी विधान भवन में मौजूद हैं। वहीं अगर बात शिवसेना की जाए तो शिवसेना की मातोश्री में मीटिंग जारी है। अमित राय हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, लगातार हम आपसे अपडेट हासिल कर रहे हैं। अब ये खबर कि वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी विधान भवन में पहुंच चुके हैं, क्या बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग है उसकी शुरुआत हो चुकी है? बस कुछ ही देर में जो है ये बैठक की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं। सभी नवनिर्वाचित जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। पंकजा मुंडे पहुंचे, नारायण राणे पहुंचे हैं। जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं यानी आरपीआई और रासप, इनके उम्मीदवार और इनके नेता भी पहुंच चुके हैं और शिवसेना को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस बैठक में उनके नेता नहीं पहुंचे हैं। तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो है ये बैठक शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ जो है मातोश्री में भी लगातार बैठकें चल रही हैं। वहां पर जितने भी शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं वो सारे लोग जो है वहां पे मौजूद है। अनिल देसाई, संजय राउत, एकनाथ शिंदे समेत सारे लोग जो है वहाँ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे जो है जो परिस्थितियां महाराष्ट्र में निर्माण हुई उन सभी परिस्थितियों पर बातचीत कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल दोपहर को 12 बजे करीब जो है शिवसेना भवन में जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं शिवसेना के, वो सारे जो है लोगों के साथ उद्धव ठाकरे जो है कल बैठक करेंगे और शायद आज जो सीनियर लीडर की बैठक में जो निर्णय दिया जाएगा उनसे उन सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी जब सारे बीजेपी के नेता जो है अंदर विधान भवन में जा रहे थे तो लोगों ने मीडिया से बातचीत की तो कई लोगों ने कहा है कि शिवसेना बीजेपी की ही सरकार बनेगी और अगले 3 से 4 दिनों में शपथ जो ग्रहण है वो निश्चित तौर पर हो जाएगा। क्योंकि इस सरकार का कार्यकाल जो है 9 तारीख तक है और 8 तारीख के पहले जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना जो है अनिवार्य है। तो कहीं कहीं ये माना जा रहा है कि 1 या 2 तारीख को जो है अमित शाह मुंबई आ सकते हैं और इस पूरे मामले में मध्यस्थता कर जो है एक निर्णय जो है निकल सकता है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो कुछ ही देर में जो बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भी जो है अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रही है। तो लगातार महाराष्ट्र में मीटिंगों का दौरा है, ये कहा जा सकता है। बीजेपी लेजिस्लेटर की पार्टी मीटिंग मुनक्किद की गई है और अब ये मीटिंग अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस मीटिंग में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। अमित राय, लगातार दोनों पार्टियों के दरमियान रस्साकशी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों पार्टियों के दरमियान तलखियां जो है मजीद बढ़ती जा रही है। इस बीच अगर कल के बयान की वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के बयान की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया था कि बीजेपी और शिवसेना की ही सरकार बनेगी और मैं अगले 5 साल सीएम रहूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो हम दोनों पार्टियां मिल बैठकर सॉल्व कर लेंगे, सुलझा लेंगे। लेकिन इस जानिब दोनों पार्टियों की तरफ से कोई कवायद नहीं देखी जा रही कि दोनों पार्टियां मिलें और बैठें और इस मामले को सुलझा लें। देखिए, कल जब से जो है सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया कि मुख्यमंत्री वही होंगे और 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करेंगे, उसके बाद हमने देखा कि शाम को 4 बजे जो है बीजेपी शिवसेना की बैठक थी एक होटल में, लेकिन उस बैठक को रद्द कर दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कैंसिल कर दिया उस बैठक को। और अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से साफ तौर पे बीजेपी नेताओं का बयान आ रहा है। अभी जो है 2 बयान सामने आए। बीजेपी नेता गिरीश महाजन साफ तौर पे कहा कल मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि मुख्यमंत्री वही होंगे, अगले 5 साल तक होंगे, ये बिल्कुल स्थिर बात है कि सीएम वही होंगे। और जिनको तकलीफ यानी शिवसेना को अगर किसी बात की तकलीफ है या कोई बातचीत उन्हें करना है तो उसका हल जो है उद्धव ठाकरे, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस निकालेंगे। और अभी कुछ ही देर पहले जो है महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का भी बयान सामने आया। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ जाती है तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो कहीं न कहीं दोनों ही पक्षों के नेता जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन हल जो है वो नहीं निकल पा रहे। लेकिन अभी समय जो है 9 तारीख तक इस सरकार का कार्यकाल है। 9 तारीख के पहले यानी 8 तारीख तक जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना अनिवार्य है। तो आज जो है बीजेपी ने इसी प्रक्रिया शुरू कर दी, क्योंकि प्रक्रिया यही होती है कि पहले विधायक दल की बैठक होती है, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाता है और जो नेता चुना जाता है वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। तो आज जो है विधायक दल का नेता जो है देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा और इसके बाद जो है वो
सरकार बनाने का जो प्रपोजल है वो राज्यपाल के सामने रखेंगे, और उसमें अगर शिवसेना साथ में शामिल होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये पहले अपना वहाँ पे जाएंगे, मिलेंगे और सरकार बनाने का जो है वो सहमति जताएंगे, उसके बाद ये मुख्यमंत्री पद की शपथ देंगे। उसके बाद 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप इसमें बहुमत हासिल करिए। अब उस बहुमत हासिल करने में फिर जो है जोड़ तोड़ की राजनीति जो है शिवसेना के साथ शुरू होगी। हमने ये देखा था कि 2014 में भी यही चीजें हुई थी कि दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। आखिरी हद तक जो है, आखिरी दम तक जो है दोनों के बीच जो है हमने बहुत ही तेज वार देखा था कि एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन सरकार बनाने में दोनों साथ आ गए थे। तो शायद वही सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो आज जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पहले पड़ाव पे जो है आज बीजेपी आगे निकल चुकी है। अब देखना ये होगा कि शिवसेना किस हद तक कब जो है बीजेपी का साथ देती है, या फिर इन दोनों के बीच जो वॉर चल रहा है वो लगातार जारी रहता है। जी, तो बीजेपी की तरफ से एक तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है और उस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जहां से महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी को मिलने वाली है, और आज इसी कड़ी में ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। इस मीटिंग के हवाले से मजीद तफसीलात आपसे लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए। इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि वजीर आला देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं और इस मीटिंग में तमाम बीजेपी की लेजिस्लेटर पार्टी के लीडरान भी मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। अब मीटिंग के इख्तिताम के बाद लीडरान की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त सीधी तमाम कैमरे देवेंद्र फडणवीस को अपने कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग मुनक्किद होने वाली है, मुनक्किद हो रही है, और इस मीटिंग में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में इस मीटिंग की शुरुआत भी होने वाली है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 99वां यौम तासीस है। इस ताल्लुक से सहरोजा तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब का आज दूसरा दिन है। आज सालाना तकसीम इस्नाद तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मेहमान ज़ी-वक़ार के तौर पर मौजूद रहे। इन्होंने प्रोग्राम से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तारीख जंग आज़ादी से जुड़ी है। आप सभी के बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं ख़ास तौर से यहाँ बैठी सभी बेटियों को तहे दिल से मुबारकबाद और दुआएं देता हूँ, जिन्होंने दोनों ही साल लड़कों से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। इन काबिल और होनहार बेटियों में समाज और देश के आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर दिखाई पड़ती है। ये बहुत अहम इत्तेफाक है कि जामिया के लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार महिला चांसलर और वाइस चांसलर दोनों नियुक्त हुई हैं। दरअसल ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसके लिए मैं केंद्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सराहना करता हूँ। एक और संयोग है कि आप दोनों वाइस चांसलर और चांसलर दोनों ही विशिष्ट महिलाएं हम नाम हैं, और इनके नाम का मतलब होता है स्टार या सितारा। अपनी असाधारण सफलताओं और विशेषताओं के कारण आप दोनों स्टार से भी बढ़कर हमारी इन बेटियों के लिए गाइडिंग फोर्स की तरह है। महिला प्रतिभाओं की अमर यादगार में जामिया के कैंपस में ही उर्दू साहित्य की अजीम कलम निगार कुर्रत उल ऐन हैदर जैसी अदीबा की कब्र भी मौजूद है। मुझे यकीन है कि उनकी मिसाल और आप जैसी रोल मॉडल महिलाओं से प्रेरणा लेकर हमारी ये बेटियां भी कामयाबी की बुलंदियां चूमेंगी। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास के साथ जुड़ी हुई। विदेशी हुकूमत के खिलाफ चल रहे अहिंसापूर्ण आंदोलन के दौरान आज से ठीक 100 साल पहले वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद देश में स्वाभिमान और जागरण की एक नई लहर उठी थी। 1920 में असहयोग और खिलाफत आंदोलनों ने जोर पकड़ा तथा सामाजिक एकता और भाईचारे की भावनाओं को बल मिला। महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों से ये अपील की थी
कि वे विदेशी हुकूमत की मदद से चलने वाले शिक्षण संस्थानों को छोड़ दें। साथ ही उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। जामिया तराना का एक मिसरा जिसको हम सब लोगों ने सुना, जिसमें कहा गया था कि उठे थे सुन के जो आवाज़ें रह बराने वतन, जामिया के संस्थापकों के देश प्रेम को बयान करता है। नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने फारिग तलबा से बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। जामिया मिल्लिया कन्वोकेशन में 350 के करीब गोल्ड मेडल दिए गए हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? गोल्ड मेडल मिला है, डिग्री मिली है आपको, क्या सोचा है आगे क्या करना है, और जामिया से जो जिम्मेदारी मिली है उसको कैसे आगे लेके जाना है? सर, जो गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह जो हमारे साथियों को मिला है, माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आगे, मेरा भी बहुत अच्छा है कि आगे कुछ करना है और जामिया का नाम रोशन करना है। जामिया की हिस्ट्री की बात हुई, जामिया की तालीम की बात हुई, यहाँ का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है सर यहाँ का माहौल। कुछ बच्चे हैं जो कि मतलब हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है और बच्चों में बहुत अच्छा यूनिटी है और सबका एक तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम तरुषी तनवर है एंड मैं दिल्ली से ही हूँ एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एक्चुअली। जो इतने साल की मेहनत की है उसके लिए मेमोरेबल टोकन मिला है, दैट इज़ वेरी नाइस। और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से इन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया है, इट वॉज अमेजिंग। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, तो इसको लेकर के आपने क्या फील किया? किस तरह के टीचर्स हैं, कैसी पढ़ाई होती है, यहाँ का माहौल क्या है? माहौल एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छा माहौल है। आपको किसी भी तरह का वो नहीं मिलेगा कि बच्चों में तालमेल बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली आप ये नहीं देखेंगे कि एक डिपार्टमेंट के बच्चे बल्कि अलग है, दूसरे डिपार्टमेंट के अलग है, सब बहुत अच्छे से रहते हैं और टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव स्टाफ है और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और यहाँ की जो हिस्ट्री है उसको लेकर के जिस तरह से बात सामने आई कि देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ पूरा पूरी इसकी हिस्ट्री है, पूरा इसका सुनहरा माजी है, तो क्या कहेंगी? जामिया की मेन चीज़ एक्चुअल में उसकी हिस्ट्री है कि कैसे जो जामिया यूनिवर्सिटी बनी थी और किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को ऊपर उठाने के लिए इसकी नींव रखी गई थी। और आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी माइनॉरिटीज़ में दे हैव हेल्प्ड अ लॉट। बट वो जो मैं चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। सब लोग हिंदू मुस्लिम और रिलीजन बाकी सब ये ऑल हम लोग सब साथ में अच्छे से रहते हैं। दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और पढ़ाई अच्छी है। सो हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हैं। सो आर एजुकेशन, हमारी जो तालीम की गई है वो बहुत अच्छी है। फिजिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, थ्योरी एंड एवरीथिंग। जितने दिन रही यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने 2014 टू 2017 से मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स यहाँ कंप्लीट करा। अभी मैंने मास्टर्स डीयू से करा और मैं एमफिल भी यहीं से कर रही हूँ। जब तक मैंने यहाँ पर अपना डिग्री करा या अभी भी कर रही हूँ, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द यूनिवर्सिटी। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर जो है काफ़ी डाइवर्स एनवायरनमेंट है, काफ़ी जगह के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। सिमिलरली टीचर्स भी काफ़ी जगह से आते हैं, बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप्स एक्सेट्रा होते हैं और इसीलिए लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ का मेरा काफ़ी रिच रहा। यहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट लगा गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के? क्योंकि अलग अलग तरह की बातें होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जामिया में मैं ऑलमोस्ट 10 साल से हूँ, अब मुझे 12 हो जाएगा। मेरे साल मास्टर्स में एडमिशन हुआ है, लेकिन यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेरे इनफैक्ट इंजीनियरिंग में तो गर्ल्स भी कम होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साथ में हम लोग साथ पढ़ते हैं, वो लोग हमें ज़्यादा हेल्प करते हैं एज अ स्टूडेंट हो गए और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं। आगे फ्यूचर में कैसा जामिया आप देखना चाहेंगे और किस तरह से इसको आगे जाता हुआ देखना चाहेंगे? नहीं, आगे तो यही है इंशाल्लाह जैसे बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़ता रहे। सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक चीज़ आपने बहुत अच्छी मेंशन की, मेडिकल की, वो हो जाए तो जामिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90% कोर्सेज तो हैं यहाँ, तो होपफुली हम कोशिश करेंगे और दुआ भी है कि यहाँ पे मेडिकल के भी शुरू हो जाए।
तो सारे जामिया के तलबा तालिबात हैं वो खुश हैं और चाहते हैं कि जामिया में मेडिकल की शुरुआत हो। यहाँ की तहज़ीब, यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस, यहाँ पर किसी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उन तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस वो बयान करते रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वादी कश्मीर का दौरा करने वाले यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में मसाइल हल होने के बाद कश्मीर दहशतगर्दी का अगला मरकज बन सकता है। यूरोपीय वफद के अरकान ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी इलाकाई नहीं बल्कि आलमी मसला है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल जैसे दहशतगर्दी, सरहद पर सीज फायर मुआहदों की खिलाफ वर्जी को हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। यूरोपीय वफद ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी दाखिली मामला है और आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। यूरोपीय अरकान के मुताबिक इन्होंने सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की, जिनका कहना था कि वो अमन, तरक्की और बदमानी का खात्मा चाहते हैं। गैर मुल्की वफद का यह भी कहना था कि हालांकि उनका ये दौरा मुख्तसर था, ताहम कश्मीर को लेकर कई शुबहात दूर हो गए हैं और अब वो अपने वतन में साथी अरकान पार्लियामेंट को यहाँ की सूरत हाल के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं। यूरोपीय ममालिक की जानिब से कश्मीर के जिम्न में ट्रेवल एडवाइजरी से मुतालिक पूछने पर उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क के लोगों से कहेंगे कि जब कश्मीर में हालात मामूल पर लौटेंगे तब वो वादी की सैर व तफरी कर सकते हैं। यूरोपीय वफद ने फौज की भी सताइश की। फौज ने वफद को वादी कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों के ताल्लुक से तफसीलात फराहम की। Indian government to have helped us to organize this mission, but of course it's totally free and independent. In fact, each of us has maybe different opinions, different views of what we have saw, what we have experienced. The change of the status, the Article 370 for Pakistan is an internal issue for what we don't have to be the judge. We have no reason to be judged. We have no legitimacy for that. And I think that the protests that are organized in all the countries should be directed to protest against terrorism, because all the problems of Kashmir are linked with terrorism. We know that the terrorism now is a world problem. It's a problem of France, it's a problem of Europe, it's a problem of world, and I don't want Kashmir become a second Afghanistan. The international of terrorism can find a new place in the future, and I think it's not your interest, it's not the interest of the world that the new place for the terrorism became Kashmir. We want to have a development like other parts of the country, and we hope that this change of status will be occasion for our region to be a better level of development, better level for my young to go to school, better level for my mother to go in hospital, and that's all. After that, I repeat, to conclude, we are not here to interfere in Indian politics. And peace is much the best route for good lives for everybody. And India is a peaceful country that doesn't attack other countries. Europe and India have very strong, close links and great deal in common together. So we are here to find facts, to find out. We are your friends. We want to know, can we help? How can we support? How can we improve the situation? And that is the purpose for coming to find out. In my country, the UK, we had big problems in Northern Ireland, you may remember, for a very long time, fighting between two religions, the Protestants and the Catholics, all Christians, but fighting each other. Fighting was not a solution, and in the end, we had a long procedure of talks, agreeing to talk and listen to each other, to respect each other, and wonderfully now, in Northern Ireland is peaceful. So my advice is talk, not fight. यूरोपीय वफद की कश्मीर दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को जाने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है और इनको जाने की भी इजाजत है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी। इन्होंने उस एनजीओ पर भी सवाल उठाए जिनकी दावत पर ये वफद हिंदुस्तान आया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब विदेशी सांसद आए में बड़ी आपत्ति क्या है, जो मुख्य आपत्ति है? अब देखिए, ये तो ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं यूरोपियन यूनियन का, खुद यूरोपियन यूनियन के ऑफिस ने कह दिया कि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में। आखिर ये होते ये एनजीओ कौन है?
ये इनको लाती है अपने खर्चे पे और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी करवा देती है इन लोगों को। और ऐसे लोगों को लाते हैं जो हिटलर के चाहने वाले हैं, नाजी आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, और कहते हैं कि हमको आवाम ने मुंतखब किया। सही है, हिटलर को भी आवाम ने वोट डालकर जिताया था। आखिर गुलाम नबी नहीं जा सकते कश्मीर को बगैर सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लिए, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, ये लोग कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी नहीं परमिशन लेके जाना पड़ता। ये लोग कौन है भाई? आखिर ये नेशनलिज्म आपका है? बताइए आप। और फिर अमेरिका का एक सेनेटर आया, उसको आपने जाने नहीं दिया। वो हमारे अमेरिका के तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है हमारा, हम तो कॉमकासा एग्रीमेंट साइन किया उनसे, बड़े बड़े हथियार खरीद रहे हैं। यही MEEP का एक MP था बरतानिया का, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का, वो पीछे हट गया इसलिए कि उसने कहा कि मैं कश्मीर में फ्रीली मिलकर लोगों से मुलाकात करना चाहूँगा। आपने कहा नहीं हो सकता। ये सब ये एम्बैरेसमेंट है हमारे लिए, इस देश के लिए एम्बैरेसमेंट है। ना MHA है ना MEA, तो गलत है ये। लेकिन सर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये लोग भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी जो इस पर विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से डेलीगेशन आया ये कोई आधिकारिक डेलीगेशन नहीं है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने कश्मीर वफ्द के दौरे पर तनकीद की। सुरजेवाला ने तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क के लीडरान को एयरपोर्ट से लौटाया दिया जाता है और गैर मुमालिक वफ्द के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। पूर्ण PR स्टंट देश ने देखा। एक पूर्णतया अनजान थिंक टैंक के द्वारा प्रायोजित यूरोपियन संसद के 27 सदस्यों को भारत लाया गया तथा उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से करवाई गई। उन्हें कश्मीर के जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए सरकार द्वारा कश्मीर भेजा गया और उनकी पत्रकार वार्ता आज दिल्ली में आयोजित की गई। आखिर में इस डेलीगेशन के 23 ही सदस्य कश्मीर गए और 4 लौट गए। पिछले 72 साल से भारत की जांची और परखी नीति है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है तथा हम इस बारे किसी तीसरे पक्ष, समूह, संस्था या व्यक्ति की दखल अंदाजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 3 दिनों में इस नीति को पलटकर मोदी सरकार ने एक अक्षम्य अपराध किया है। बीजेपी सरकार ने देश की संसद और प्रजातंत्र का भी घोर अपमान किया है। जब हमारे अपने सांसद और देश के विपक्ष के नेता कश्मीर जाते हैं तो भाजपा सरकार उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर वापस भेज देती है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूरोपियन सांसदों जो एक व्यक्तिगत यात्रा पर हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछाकर कश्मीर में उनका स्वागत कर रही है। नामालूम मिलिटेंटों ने कल रात कातरसू कोलगाम इलाके में गैर रियासती मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस वाकये में 5 अफराद की मौत हुई है। फायरिंग के इस वाकये में एक मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हुआ, उसे इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकये में एक मजदूर मौजज़ाती तौर पर बच निकलने में कामयाब हुआ। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कल रात को ही पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। महरूकीन की शनाख्त मुरसलीन शेख वल्द आमिर शेख, कमरुद्दीन शेख, रफीक शेख वल्द गफूर शेख, नईमुद्दीन शेख और रफीक शेख वल्द सिद्दीक साकिनान सागिरदगी मगरबी बंगाल के तौर पर हुई है। जख्मी हुए मजदूर की शनाख्त जहरुद्दीन शेख वल्द अब्दुस्समद शेख के तौर पर हुई है। हमले में मुजज़ाती तौर पर बच निकलने वाले मजदूर की शनाख्त बसीर सरकार के तौर पर हुई है। इस वाक़े के बाद फोर्सेज और फौज ने पूरे इलाके को मुहासे में लिया है और तलाशी कार्रवाई शुरू की। हालांकि हलाक हुए मजदूरों का जिला अस्पताल कुलगाम में पोस्टमार्टम भी अंजाम दिया गया। बाद में इन्हें बजरिए तैयारा उनके आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया। उधर इंतजामिया ने महलूकीन के हक में फीकस 1 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया मंजूर किया है। वहीं जख्मी मजदूर के हक में पहले ही 10,000 की रकम वागुजार की गई है। इस वाक़े के बाद पूरे जिले में खौफ और गम की लहर दौड़ गई है। जिले की अहम राब्ता सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी। वाज़ेह है कि जनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर गैर मकामी अफराद पर हमलों में अब तक 11 अफराद की हलाकत हुई है।
इस बीच मगरबी बंगाल में महलूक मजदूरों के आबाई इलाकों में गम मातम का माहौल है। 5 मजदूरों की हलाकत से इन इलाकों में सफ़े मातम बिछ गया है। बड़ी तादाद में लोग महलूकीन के घरों में पहुंचकर ताजियत कर रहे हैं। कई ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी महलूकीन के घर पहुंचे। महलूक में से एक के अहले खाना का कहना है कि उनका बेटा हमेशा कश्मीर के लोगों की तारीफ करता था। उनका कहना है कि वो रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर गए थे और घर के वाहिद कमाऊ थे। लवाहिकीन ने इंसाफ की मांग की है। कांग्रेस के मकामी लीडरान ने मरकज पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीर के मामले में नाकाम हो गई है। मेरे पापा ने फोन किया था हमारा हालचाल जाना और कहा कि मैं 1 तारीख को वापस आऊंगा। कश्मीर के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। मेरे बेटे ने कभी भी किसी तरह की मुश्किलात का जिक्र नहीं किया। हालांकि मैंने कहा था कि सर्दी बढ़ने पर घर आ जाना। मेरा बेटा रोजी रोटी कमाने गया था। वो घर का वाहिद कमाऊ था। সেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অফিসার পাঠানো উচিত, এক্ষুনি দিল্লিতে, এক্ষুনি জম্মু কাশ্মীরে পাঠানো উচিত। কারণ বহু মানুষ আছে, শুধু এই গ্রাম নয়, পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ জম্মু কাশ্মীরে আছে। তারা সেখানে কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য যায়নি, সারা আপেল তোলার জন্য গেছে, চাষাবাদ করতে গেছে, ছোট ছোট কাজে গেছে, লেবারের কাজে গেছে, ঘর বানাতে গেছে, এইসব কাজে গেছে। তারা লাখে লাখে ওখানে সামরিক বাহিনী আছে। তারপরেও 5-5টা লোককে তুলে নিয়ে গিয়ে কিডন্যাপ করে নিয়ে নিজেদের ইচ্ছা মতন গুলি করছে। এটা তো কেন্দ্র সরকারের ব্যর্থতা। এরকম বহু মানুষ ওখানে পড়ে আছে। যখন কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে বলছে পার্লামেন্টে সকলকে আমরা সিকিউরিটি দেবো, নিরাপত্তা দেবো, তখন সেই কথা আর যে কোনো মূল্য নেই আমাদের কাছে। এই ঘটনা তার বড় প্রমাণ। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा ने टीपू जयंती के हवाले से वजाहत की है। इस साल टीपू जयंती नहीं मनाई जाएगी और निसाबी किताब से टीपू सुल्तान पर सबक हटाने के हवाले से की जा रही जांच इन्होंने कहा, यानी BS येदियुरप्पा की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। We are going to drop everything and even in textbooks also that is which is appeared in the textbooks, that is also we are thinking to cancel it. Okay. Sir, many people have said that Tipu Sultan is a freedom fighter. Do you believe? I don't agree with them. I don't agree with them. Sir,